दोस्तों, आजकल हिजाब कुछ लोगों के हवास पर छाया हुआ है। जितने मुंह उतनी बातें की जा रही है। कुछ लोगों के ख्याल में हिजाब गुलामी की निशानी है। कुछ हिजाब को एक कैद या पाबंदी भी मानते हैं, तो कुछ के ख्याल में हिजाब में रहकर कोई औरत तरक्की की इस दौड़ में दूसरों से कदम मिलाकर चल नहीं सकती। मगर ये सारे ख्यालात, ये सारी सोच उस वक्त गलत साबित हो जाती है जब कोई लड़की हमारी सोच से भी आगे निकल जाती है, और वो भी हिजाब में रहकर। और हिजाब उनके लिए कोई रुकावट नहीं बनता। मुंसिफ टीवी के इस प्रोग्राम वुमेन्स आवर में हमने ऐसी बहुत सी खवातीन को पेश किया है जिन्होंने हिजाब को ना तो कभी तर्क किया और ना ही उसे तरक्की की राह में रुकावट बनने दिया। सुमैया आफरीन ये एक ऐसा नाम है जो आर्किटेक्चर और मिक्स मीडिया की दुनिया में नया नहीं है, और यही नाम आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपका ताल्लुक चार मीनार की नगरी से है। आप अपने जूनियर्स के लिए हमेशा सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग वर्कशॉप कंडक्ट भी करती रहती हैं। आपका मेन फोकस ज्योमेट्रिक पैटर्न्स आर्ट वर्कशॉप पर है। आप चाहती है कि कोई भी लड़की अपने आप को कमजोर समझकर ना बैठ जाए, बल्कि अपनी खुदादाद सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी शोबे में अपने खानदान और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। इस प्रोग्राम को देखने वाली बहनों को हम बता देना चाहते हैं कि वुमेन्स आवर के दरवाजे आपके लिए भी खुले हैं। अगर आप भी किसी फन में माहिर हैं, अपना टैलेंट दिखाना चाहती हैं, तो वेलकम, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं आज की हमारी मेहमान सुमैया आफरीन से। सुमैया जी, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका। खैर मकदम करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में। सुमैया जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में कुछ बताइए। कहाँ आपकी पैदाइश रही, तालीम का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ, आपकी पसंद नापसंद और हॉबीज़ वगैरह, इनके बारे में बात कर लेते हैं। मेरे वालिद साहब एक इंटीरियर डिज़ाइनर कोर्स कर रहे थे पहले, तो उनको ज़्यादा पेंटिंग का शौक़ था। तो उस दरमियान वो चेन्नई में गए थे। मेरी पैदाइश चेन्नई में हुई थी। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से सऊदी चले गए थे जी। उसके बाद वहीं मेरी प्राइमरी स्कूलिंग हुई थी, और फिर मेरी 7th क्लास में एक साल हिफ्स का भी हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग 8th क्लास में हम लोग वापस हैदराबाद आए थे, तो यहाँ पे मेरी हाई स्कूल हुई थी। और फिर मेरा बैचलर्स जो आर्किटेक्चर मैंने यहीं से किया है, डेक्कन कॉलेज से, जो जवाहरलाल नेहरू से एफिलिएटेड है। तो जी, ये मेरा कुछ बैकग्राउंड। तो शुरू से आप यही चाहते थे कि आपको आर्किटेक्ट बनना है, या कुछ और था? मतलब बचपन में कुछ और होता है ना, हम चाहते कुछ और है, फिर करना कुछ और पड़ जाता है। कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था? जैसा मैंने कहा, मेरे जो वालिद साहब हैं वो खुद एक आर्टिस्ट हैं, तो उनको बचपन से देख देख के मुझे भी एक इंटरेस्ट पैदा हो गया। लेकिन जब मैं 6th क्लास में थी तो मैंने ऐसा लिखा था कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है। इस्लाम बुक था मेरी फ्रेंड का, तो उसमें लिखा था। फिर बड़े होने के बाद वो कहीं ना कहीं मैं भूल गई, एंड आई वॉज मोर टूवर्ड्स इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं, ये ज़्यादा अच्छी स्ट्रीम है। फिर मेरे डैड ने फिर मुझे बताया कि नहीं, आर्किटेक्चर ये है, ये मतलब सब्जेक्ट डिटेल में समझाया। तो वो हिसाब से मैंने उनका भी एडवाइस लिया, और खुद भी अंदर से वही कॉलिंग थी, इनर कॉलिंग, तो यही करना था मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी गया। लेकिन अगर ज़माने की बात करें ना, तो सुमैया जी, हमने लड़कियों को अक्सर डॉक्टर बनते देखा है, जर्नलिज्म, मेडिकल फील्ड, एजुकेशन, या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर को अपनाती हैं। लेकिन किसी लड़की को आर्किटेक्ट की दुनिया में आना कुछ अजीब सा थोड़ा सा लगता है, क्योंकि इस फील्ड में बहुत कम ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। सोच के पीछे की कोई वजह जो आपको इंस्पायर करती हो? जब भी लोग सुनते हैं कि आप आर्किटेक्ट हैं, तो मोस्टली ज़्यादा तौर पर लोग बोलते हैं अच्छा तो क्या आप सिविल इंजीनियर हो, या पूछते हैं कि अच्छा आप आर्टिस्ट हो, या फिर सिर्फ आप ड्राइंग करके इजीली कर ले सकते हो। तो 5 साल क्यों बर्बाद करना। लेकिन 5 साल में एक काफ़ी डिटेल्ड कोर्स है, और अब आप लोगों को समझ में आ रही है कि इसमें क्या क्या डिटेल्स है। और अगर हम उन डिटेल्स को देखें तो इसमें जेंडर स्पेसिफिक ऐसा कुछ है नहीं। और ज़्यादा देखा गया तो मेरे क्लास में, और मैंने नासा बोल के बहुत से कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, हमेशा मैंने ये नोटिस किया कि आजकल गर्ल्स का रेशियो ज़्यादा है आर्किटेक्चर स्कूल्स में। तो ये एक बहुत अच्छा बदलाव है। तो ये कब से हुआ, मतलब ये बदलाव कितना अरसा लगा इसमें? आई थिंक
सॉफ्टवेयर जो हुआ था ट्रेनिंग, पहले ज़माने में अगर हम देखें तो आपको साइट सुपरवाइज़र बन के जाना पड़ता था, जिस वजह से ये ज़्यादा लोग लड़के करते थे। बट आजकल सॉफ्टवेयर की वजह से और इतना ज़्यादा डिजिटलाइज हो गया है, टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है, इस वजह से ये है कि आसानी है किसी को भी करने की, बस आपको वो पैशन रहना चाहिए। क्योंकि कभी कभार आप थोड़ा काम से डीमोटिवेट हो सकते हैं, बट इफ़ यू योरसेल्फ आर पैशनेट तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। एंड सबसे मेन बात यह है कि लाइक माइंडेड लोग आपके साथ रहते हैं, तो आप जब एक दूसरे आर्किटेक्ट से मिलते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है इस फील्ड में। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, जब भी मतलब ये सिर्फ जेंडर की बात नहीं है, लड़का या लड़की की बात नहीं है, काफ़ी रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना जो डिमोटिवेट करते हैं, कैसा एटीट्यूड रहा फैमिली का और आसपास के रिश्तेदारों का, उस पर बात करना चाहूँगा। फैमिली का तो उनके बिना सपोर्ट की तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मामले में मैं थोड़ी लकी हूँ। और रिश्तेदार भी पहले ऐसा बोलते थे, अच्छा क्योंकि अगर आप डिग्री कोर्स कर रहे हो कुछ 3 साल में वो ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा होता था। कोई हम लोग गाइडेंस में जाते थे तो ऐसा रहता था, अच्छा इनका ग्रेजुएशन हो गया, आप अभी भी कॉलेज में हो, अच्छा तो क्या फेल हुए हो? ऐसा नहीं, 5 साल का कोर्स है, उनको तफसील में समझाना पड़ता था। बट जब वो समझ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी सपोर्ट मिल गई। तो ये मतलब चैलेंजेस तो आए थे, रिश्तेदार सबके ऐसे ही होते हैं, कोई नई बात नहीं है। बात कर लेते सुमैया जी, हर प्रोफेशन में ना चैलेंजेस ज़रूर होते हैं। शुरुआत में आपका भी सामना इनसे हुआ होगा, कोई ऐसा चैलेंज जो आपके सामने आया हो, कोई ऐसा इंसिडेंस जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे साथ, चाहे करियर को लेकर हो, स्टडीज़ को लेकर के हो? स्टडीज़ को लेके ऐसा होता है कि 5 साल का जो गैप है, आप फर्स्ट ईयर बहुत पैशनेट होके करते हो, सेकंड ईयर भी आप न्यू एडवांसमेंट में जाते हो, थर्ड फोर्थ ईयर में आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं सच में शायद मुझे वो कर लेना चाहिए था जो कोई और सजेस्ट कर रहे थे मुझे, ऐसा आता है आपको बीच में, आपको ऐसे ख्याल आते हैं कभी। तो वो टाइम पे ये एक ऐसी चीज़ है कि आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ कॉलेज के वजह से मैं ऐसी हूँ, या फिर आपको खुद अपने आप से अपडेट होना चाहिए इस फील्ड में। हर रोज़ टेक्नोलॉजी बहुत अपडेट हो रही है, तो आपको कैसा भी टाइम निकाल के उसमें अपडेट, आपको खुद क्लासेस अटेंड करने चाहिए या वर्कशॉप्स लो। इसी की वजह से मैंने भी वर्कशॉप शुरू किया है। दूसरा चैलेंज ये था कि अगर आप एक हिजाबी हो तो ये होता है अक्सर कि लोग ऐसा जब आपको देखते हैं तो एक आइडिया बना लेते हैं अपने दिमाग में एक उनके सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन आप अपना काम इतना अच्छा करना चाहिए कि इट शुड नॉट बी अ बैरियर, एंड आपको आपके काम से ही लोग को मतलब हो जाएगा। सुमैया जी, हिजाब को लेकर के हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि काफ़ी जगह पे आपको अनवेलकम्ड सा फील हुआ है। इंटरव्यूज़ की मैं बात कर लेता हूँ, कहीं आप इंटरव्यू के लिए गए हो और आपको कहा गया हो कि आप हिजाब रिमूव कीजिए, ऐसा कोई इंसिडेंस? जी हाँ, एक हुआ था ऐसा। एक्चुअली एक तो मेरे एक वर्कशॉप में भी हुआ था, पर बाय द एंड ऑफ द वर्कशॉप वो बहुत उनको पता चल गया था मेरी पर्सपेक्टिव क्या है। बट एक इंटरव्यू ऐसा हुआ था, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और एकदम मेरे इंटर्नशिप के बाद एक जूनियर आर्किटेक्ट के रोल के लिए था वो, और वो लोग ने सामने से कॉल किया था, और जब मैं वहाँ पे गई थी दे वर लाइक, उन्होंने कुछ कहा नहीं था ऐसा, दे वर वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, पूरा हो गया, एंड देन दे वर लाइक ठीक है आप कल से आ जाइए, एंड देन दे वर लाइक बट आप हिजाब नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ये आपको पहले बोलना चाहिए था, क्योंकि वो मेरी रिक्वायरमेंट, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको इतना एक एजुकेशन लेवल और आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है जो पास करके आए हैं, तो ये मेरी है। तो उसके बाद वो मैंने रिजेक्ट कर दिया था, और फिर तभी उस दौरान मुझे एक दूसरी अपॉर्चुनिटी आई थी, जो कि और एक वर्कशॉप का भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से वो काफ़ी ज़्यादा रीच आउट हुआ था लोगों को। तो एक ऐसी चीज़ है कि आप अल्लाह के लिए कुछ छोड़ोगे तो आपको उससे बेहतर मिलेगा। ये तो सिर्फ एक टेस्ट होता है, और ना सिर्फ कि हिजाब, लेकिन अगर आप एक इंसान तौर पर आपके अपने रूल्स कुछ होते हैं, हर इंसान के एक होते हैं, जैसा झूठ नहीं बोलना है आपको, आप फिर भी एक टाइम के लिए ऐसा आप बोलोगे अगर मैं ये नहीं करूँ तो मेरी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इतने वैल्यूज़ को छोड़ के आप कुछ भी करोगे तो उसमें बरकत नहीं होगी मेरे हिसाब से, चाहे आप कोई भी रिलीजन के हो या आप कोई भी फील्ड के हो, अपने वैल्यूज़ को आप किसी के लिए कुर्बान मत कीजिए। नहीं, इस पर मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा, क्या रोक दिया गया था आपको या फिर आपकी इमेज को अलग तरीके से लिया गया था, क्या सीन रहा था? कभी आप जब एक रूम में जाते हैं जहाँ पे कुछ वर्कशॉप हो, कुछ कंपटीशन हो, तो आपको थोड़े लुक्स मिलते हैं जिससे आप अनकंफर्टेबल फील होते हो, अनवेलकम्ड फील होते हो, जहाँ पे ऐसा आपको बस एक वाइब आती है कि मे बी आई एम नॉट वेलकम बोल के।
तो लेकिन वो हटाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगा थोड़े जगहों पे, बट थोड़े जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रुकावट बिल्कुल नहीं आई थी वहाँ पे। तो ये एक और चैलेंज हो सकता है आपके लिए। और दूसरी चैलेंज, मैं एक फेम बोल के एक वॉलंटियर ग्रुप की पार्ट हूँ। फेम इज़ फीमेल आर्किटेक्ट्स ऑफ माइनॉरिटी एथनिसिटी। इसमें यही है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ आप हिजाबी हो या कोई भी कंट्री के हो, नेशनैलिटी के, अगर आप एक फीमेल आर्किटेक्ट हो तो आप हमेशा कभी आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में कम पाए जाते हैं। क्लासरूम्स में तो आप बहुत होते हैं, बट जब आप फील्ड में उतरते हैं तो वो थोड़ी बिल्कुल वो धीरे से रेशियो कम होता है। तो ये इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। नहीं, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, क्या वजह हो सकती है? मतलब आपने जो बात बताई ना अभी कि वो फील्ड पर कम होते हैं, तो ये बाकी जो लोग हैं वो कर क्या रहे होते हैं? फील्ड पे चैलेंजेस ज़्यादा हो जाते हैं हिजाब को लेकर के या रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के। जी हाँ, वो अभी थोड़ा कम हो रहे हैं। जैसे आप दुबई जाएं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर तरक्की कर रहा है, वहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फीमेल आर्किटेक्ट्स है, काफ़ी ज़्यादा हिजाबीज़ है। वो लोग भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कुछ साल पहले तक, बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह से एक एजुकेशन लेवल भी हमारी ऐसी मुकाम पे आ गई है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडियन एजुकेशन या आप कहीं भी और देख ले, पूरी ग्लोबली एक एजुकेशन का जो सिस्टम है काफ़ी एक साथ अपडेट हो गया है। और जहाँ पे आपको एक जगह फॉर एग्जांपल अगर मुझे लग रहा है कि शायद इस जगह मुझे ऐसा अनवेलकम फील हो रहा है, तो आई कैन सिंपली जॉइन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसा फेम है। वो हमारे ऑनलाइन मीटिंग्स होते हैं, हमने कभी आपस में मुलाकात नहीं की, लेकिन हमारी जो टीम है हर महीने एक वीडियो कॉल पे जाते हैं, हम लोग एक दूसरे के स्ट्रगल्स शेयर करते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। आर्किटेक्ट के बारे में ना हम थोड़ा बहुत तो जानते हैं, लेकिन ये जो ज्योमेट्रिक पैटर्न आर्ट ये क्या होता है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये आइडिया मुझे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का देखिए, आप कोई भी मस्जिद जाए तो आपको दिखेगा, या फिर आप कहीं भी जाए, आप कोई भी टेम्पल्स ले सकते हैं या आप नेचर भी देख सकते हैं, तो आपको दिखेंगे ये पैटर्न्स हमेशा, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। लेकिन जब हम वो बैठ के उसको बनाते हैं अपने हाथों से, तो आर्ट का यही है कि आप जब अपने हाथों से कुछ बनाते हैं तो एक इंसान को एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि ये मैंने क्रिएट किया। तो ये एक ज्योमेट्रिक पैटर्न मुझे ऐसा दिखा कि आर्ट वर्ल्ड में और आर्किटेक्चर वर्ल्ड दोनों को एक कोलैबोरेट कंबाइन मेथड दिखा मुझे। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अलग रखता है दूसरे आर्ट फॉर्म्स को, क्योंकि ये कोई भी कर सकता है बिना किसी एक्सपीरियंस के। अगर आप फॉर एग्जांपल ऑयल पेंटिंग लिए, जो मेरे वालिद साहब करते हैं, उसके लिए आपको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, कलर थियोरी के बारे में आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए और ये प्रैक्टिस से आता है। लेकिन जब ज्योमेट्रिक पैटर्न्स की बात होती है तो कोई भी इंसान विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस, विदाउट एनी प्रीवियस नॉलेज आके उसको बस स्टेप्स फॉलो करके वो बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप कोई भी आर्ट फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल अगर आप एक वाटर कलर बना रहे हो, एक पेंटिंग मैं बना रही हूँ, हम दोनों एक ही चीज़ देख के बना रहे हैं, फिर भी हम दोनों के पेंटिंग्स अलग ही बनेंगे। लेकिन अगर हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और दोनों सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो एग्जैक्टली सेम बनेगा, एकदम हूबहू। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इक्वली सबको इक्वालिटी वाली फीलिंग देती है और एक सेटिस्फैक्शन देती है कि मैंने कंप्लीट कर लिया, इतने कम समय में कैसे किया विदाउट एक्सपीरियंस। मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना ज़रूर चाहूँगा। पैटर्न की आप बात कर रहे थे, ये पैटर्न किस तरीके से हमें, मतलब हमारे सिर्फ थॉट में आते हैं या हमारा आर्ट इन पैटर्न्स को ढूंढता है, ये क्या प्रोसेस क्या है थोड़ा सा? देखिए, ये इन्वेंट किया गया था बहुत अर्ली मुस्लिम स्कॉलर्स से, क्योंकि इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। क्योंकि ऐसा है, हम तस्वीर या पोर्ट्रेट्स बनाने से थोड़ा मना किया गया है हमको, तो उन्होंने काफ़ी मैथमेटिकली ये फार्मूला ईजाद किया और देखा कि हम पैटर्न्स क्यों नहीं बनाते। और अगर आप पैटर्न्स को गौर से देखें तो ये नेचर से इंस्पायर हुआ है। आप देखेंगे फ्लोरल पैटर्न्स है उसमें और ट्री वाले फैक्ट ऐसे ही है, पूरे पेटल्स रिलेटेड। तो ये सारे नेचर से इंस्पायर होके किए गए थे। आप कहीं भी देखें तो आपको सिमेट्री दिखेगी नेचर में, बैलेंस दिखेगा। आप ह्यूमन बॉडी को ले लेंगे तो आपको लंग्स दिखेंगे, आपको आपके हाथ दिखेंगे, सब आइडेंटिकल और सिमेट्रिकल होता है। और कुदरत में आप देखें तो सिमेट्री है, काफ़ी सारी बैलेंस है, और वही पैटर्न्स में आपको दिखेगी ये बैलेंस और सिमेट्री के साथ। मतलब ये ज्योमेट्री आर्ट फॉर्म में भी पीछा नहीं छोड़ रही है। ये वर्कशॉप के बारे में मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा, आप वर्कशॉप कहाँ पर कंडक्ट करती हैं? जी, वर्कशॉप्स का ऐसा है कि हम अलग अलग वेन्यूज़ पे रखते हैं। तो जिस वेन्यू होता है उस हिसाब से हम वर्कशॉप को
डिज़ाइन करते हैं। होता तो है पैटर्न मेकिंग मोस्टली, दूसरे भी होते हैं जैसे स्पिल आर्ट, आर्ट के वगैरह बहुत से हैं, आर्ट थेरेपी का होता है, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग होती है। बट जब बात आती है पैटर्न मेकिंग वर्कशॉप्स की, ये मैंने कोविड में शुरू किया था और इसका रीज़न भी यही था कि जब आपस में बहुत सारा दूरी पैदा हो गई थी कोविड में, ऐसा मिल नहीं सक रहे थे एक दूसरे से, तो मैंने एक एक्टिविटी के तौर पे एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑनलाइन, जहाँ पे ऑनलाइन वर्कशॉप रखा था मैंने। और मैं चाहती थी कि जो मैंने डिस्कवर किया है ये, तो मैं चाहती थी मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स भी ये डिस्कवर करें, मेरे साथ बनाए जस्ट एक एक्सपेरिमेंट करके। एंड अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा अच्छा फीडबैक मिला, जिस वजह से ये वर्कशॉप्स और होने लगे। तो वेन्यू का जो है, जब रीसेंट वर्कशॉप हमारा हुआ था सालार जंग म्यूजियम में, जिससे मैंने कोलैबोरेट किया था इंटैक, जो अनुराधा रेड्डी मैम और डेक्कन आर्काइव एनजीओ की तरफ से, उधर हमने 1 डे वर्कशॉप रखा था, जिसमें पहले हमने सालार जंग म्यूजियम के जो भी पेंटिंग्स है उसको दिखाया गया था। उसका डिकोडिंग आर्ट बोल के था जो उन्होंने किया था फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। सेकेंड हाफ ऑफ द डे मेरा था, जिसमें जो पेंटिंग्स उन्होंने देखे थे जिसमें जाली वर्क था, वो जाली वर्क मैंने उनसे करवाया था पार्टिसिपेंट्स को। तो इस वजह से उनको एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग मिली कि मैंने जो देखा 2 मिनट पहले और जो मैंने सोचा ये इम्पॉसिबल डिज़ाइन है, और अभी आधे घंटे में मैंने इसको खुद बना दिया। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी है एक सरप्राइजिंग वाली थी उनके लिए, और वो लोग और डिटेल्ड कोर्स में ज्वाइन करने लगे उसके बाद। तो वेन्यू का ऐसा होता है। जो पेंटिंग आर्टिस्ट होता है ना, वो फोटोग्राफर भी ऐसा ज़रूरी है क्या? 2 अलग अलग फील्ड्स है, कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड्स है, बट अगेन थोड़ी सिमिलैरिटी होती है। ये एक अलग रीज़न है जिस वजह से मैंने आर्किटेक्चर ज्वाइन किया, क्योंकि आप इस फील्ड को देखें तो मैंने इस फील्ड की हर जगह से एक अटैचमेंट होती है। आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर जर्नलिज्म बोल के एक अलग सब्जेक्ट है, उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आर्किटेक्चरल फोटोग्राफर्स होते हैं जो सिर्फ बिल्डिंग्स और इंटीरियर डिजाइन के फोटोज लेते हैं, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड है। लेकिन ये सब को जोड़े रखती है, तो एक ऐसी फील्ड है जो हर कहीं ना कहीं कनेक्टिंग मिलता है इसमें। तो और रही बात अगर आप इवन दूसरे फील्ड्स में देखें, जैसा इंजीनियरिंग में देखें तो फिर वो सिविल इंजीनियरिंग का टच है उसमें। अगर आप इवन मेडिकल फील्ड में भी देखें तो एक आर्किटेक्ट को अपने क्लाइंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा समझना पड़ता है। एक हॉस्पिटल डिज़ाइन करने से पहले उस पेशेंट्स के बारे में सोचना पड़ता है, डॉक्टर्स के बारे में सोचना पड़ता है। तो ये इंसान को समझने की बात है। जैसा आप एक इंसान को मिल के उसकी पर्सपेक्टिव जाने, सुनना बहुत पड़ता है क्लाइंट्स की, उनको समझने के लिए, और फिर उसका सोल्यूशन ऐसा देना पड़ता है जो क्लाइंट को पहले से ही नहीं पता था कि वो प्रॉब्लम क्या है। तो इट्स लाइक थोड़ा डॉक्टर का भी काम हो गया इसमें। तो ये सारे फील्ड्स का एक देखिए कंबाइंड ऐसा फील्ड है। आपने जितने डिटेल में बताया ना, उसमें मैं भी काफ़ी सरप्राइज हुआ। बहुत सी चीज़ें बिल्कुल नई निकल के सामने आई कि मतलब इतने फील्ड्स होते हैं। हम तो ये सोचते थे कि आर्किटेक्ट सिर्फ डिज़ाइन बनाता है और हम लोग घर बना लेते हैं। इसी पर मैं सवाल करना चाहूँगा, इसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। घर के ना कुछ बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो सोचते हैं कि एक मकान का नक्शा ही तो बनाना है, या फिर एक रेस्टोरेंट को डिज़ाइन ही तो मतलब करना है। ये तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत से रेस्टोरेंट, बहुत से मकान और घर देखे हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है? एक आर्किटेक्ट से आप पैटर्न और डिज़ाइन तैयार करवाएं और आप घर पे खुद करें, या अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह से करें, कहाँ फ़र्क आता है? क्या वो गैप रहता है? तो पहली बात, जैसे आप कोई, फिर से मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। बिल्कुल। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप कभी अपने सिम्टम्स गूगल करके जाते हैं, और फिर डॉक्टर बोलते हैं तो आप मेरे पास क्यों आए, आप खुद ही अपना इलाज कर लीजिए, खुद ही सर्जरी कर लीजिए। तो अब जब आर्किटेक्ट की जब बात आती है तो इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा अभी नहीं पता है, बट जो हम लोग लोकेलिटी में रहते हैं, आर्किटेक्ट का सिर्फ यही काम नहीं कि घर का नक्शा बनाए, वो अर्बन प्लानर्स होते हैं, रूरल डेवलपमेंट एरियाज के प्लानर्स होते हैं। तो ये सारा एक ब्रिजेस डिज़ाइन करते हैं कंस्ट्रक्शन बेसिस पे। तो इट्स लाइक टाउन प्लानिंग, डिटेल लेवल पे, ब्रॉडर लेवल पे। फिर आपको आता है लैंडस्केप आर्किटेक्चर, वो अलग ही सब्जेक्ट है। तो ये सारे चीज़ें देख के जब आप स्पेशलाइज करके कोई घर का प्लानिंग होता है तो आपको डेफिनेटली अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करना पड़ता है। बट अगेन ये ऐसी चीज़ें आप सर्जरी यूट्यूब पे देख सकते हैं, बट आप खुद करेंगे तो ये होगा। और जितने क्लाइंट्स हैं मेरे, चाहे वो आर्किटेक्ट्स का देखें या मेरे आर्ट का देखें, तो मैंने यही सीखा है, दे जस्ट वांट योर ओपिनियन एंड हेल्प। उनको पता होता है कि ये मुझे नहीं पसंद, ये मुझे पसंद, बट जब मैं फिर से वही चीज़ दिखाती हूँ सेकेंड टाइम, जैसे कि नहीं मैंने ये कब कहा,
तो वो खुद कंफ्यूज होते हैं, जिस वजह से जहाँ पे आता है आर्किटेक्ट का रोल कि आप जाके उनको समझाते हैं कि आपको खुद नहीं पता कि आपके लिए चीज़ अच्छी है, एंड देन आप उनको कन्विंस करके आप उनको दिखाते हैं कि देखिए इस वजह से ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। और आर्किटेक्ट का ये काम है कि वो आप सारे मेंबर से बैठ के डिस्कस करें कि कैसा नक्शा बनता है, कैसा, चाहे वो आप घर के बुजुर्ग हो या घर के बच्चे हो या कोई भी, हर किसी का हक है, उनका घर है तो उनका हक है उनके अपने ओपिनियंस रिक्वायरमेंट्स देने का। और मैं अभी यूएक्स कोर्स कर रही हूँ, वो एक वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग इसमें आता है। तो आप देखें, अगर मैं ब्रॉडर लेवल पे आर्किटेक्चर की बात करूं या एक माइन्यूट लेवल पे एक यूएक्स डिज़ाइनर की बात करूं या एक फ्रीलांस आर्टिस्ट की बात करूं, हमेशा एक मोटो होता है डिज़ाइनिंग वर्ल्ड में, द क्लाइंट इज़ किंग। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स के बिना आप काम नहीं कर सकते। तो एक ये भी बात होगी कि जब हम खुद से बनाते हैं तो उसके करेक्शंस बाद में करने पड़ते हैं। तो ऐसा हो गया कि मैं यूजुअली ऐसा होता है कि आप खुद से करते हो, फिर आपको करेक्ट करने के लिए फिर आर्किटेक्ट की मदद होनी पड़ती है। तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आर्किटेक्ट जब आता है, पहले आपकी टाइम बचाता है, आपकी बजट बचाता है और आपको हेल्प करता है बेसिकली ओवरऑल इससे। और घर की बात इतनी इम्पॉर्टेंट है, घर या सराउंडिंग या कोई भी बात, ये नहीं कि जब एक आम नॉन आर्किटेक्ट जब डिज़ाइन करता है कोई भी चीज़, तो वो ये देखता है कि क्या ये अच्छी दिख रही है या नहीं। या फिर एक पेंटिंग की भी बात ले लें तो ये कलर मुझे पसंद है तो इसलिए मैंने ये लगा लिया रूम में। पर आप आर्टिस्ट के नज़रिए से देखें तो वो देखते हैं कि ये क्या वॉल कलर पे अच्छा दिखेगा। तो एक वो ब्रॉडर विजन से देखते हैं ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ इट कि ये क्या सब के साथ जाएगा या नहीं, सिर्फ ये नहीं कि ये अच्छा दिख रहा है मुझे। तो आर्किटेक्ट की उनका बात, विजन बड़ा होता है। हाँ। मैं बात करना चाहूंगा, हमने पेंडेमिक देखा, कोविड देखा, उससे पहले के डिजाइन हमने देखे। क्या ऐसे जब पेंडेमिक्स आगे और भी मतलब खुदा ना करे कि आए, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो आर्किटेक्ट इन पेंडेमिक्स को भी अपने विजन में रखते हैं कि हाँ कोविड के बाद से ना कुछ कंडीशंस बदले थे तो हमें डिजाइन में कुछ चेंजेस करने जी चाहिए। हाँ जी, आर्किटेक्ट्स का यही है कि अगेन और एक फील्ड मेरे दिमाग में जा रही है लॉयर की। तो आर्किटेक्ट को ऐसा बायलॉस बोल के रहते हैं जो हर एरिया के हिसाब से बदलते रहते हैं। उनको जब डिज़ाइन करना है सेटबैक्स देखना पड़ता है, बायलॉस देखना पड़ता है, इस एरिया पे क्या ये बनेगा, क्लाइमेटोलॉजी की स्टडी करनी पड़ती है, सॉइल की स्टडी करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें देख के वो बनाता है। लेकिन जब आप नॉन आर्किटेक्ट के जगह आप खुद अगर कोई इंसान ये समझे कि हमें आर्किटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही से डिज़ाइन कर लूँ, तो वो ये सारे चीज़ें स्टडी उतना डिटेल में नहीं कर पाते जो लॉन्ग रन में उनको अफेक्ट होता है। तो ये एक है। और जब पैंडमिक की बात हुई थी तो आपने ये नोटिस किया होगा कि खुद ही के अच्छे घर में है लेकिन हमको सफोकेशन फील हो रहा था। बिल्कुल जी, ये काफी लोगों की शिकायत है। जी हाँ, तो ये ऐसी बात है जहाँ पे आप रह रहे हैं, इट्स लाइक आर्किटेक्ट आपको एक बिहेवियरल कोच के जैसा आपको बोलता है कि यहाँ पे ये करना है, ये इस रूम पे आप खाना बनाते हो, ये किचन है, इस रूम में आपको बैठना है, ये लिविंग रूम है। ऐसा ये जो बिहेवियरल जो है एक्सपीरियंस है। अभी कुछ लोग बोलते हैं हमको ये नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक बहुत सिंपल मिनिमलिस्टिक चाहिए लोग, तो फिर हम उनको बोलते हैं ठीक है ये ऐसा नहीं वैसा, तो हम ज़्यादा उनको ओपिनियंस देते हैं, ऑप्शंस, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती नहीं है कि यही करना है, एक्सप्लेन करेंगे। अब आगे क्लाइंट की मर्ज़ी, लाइक आई सेड क्लाइंट इज़ द किंग। लेकिन ऐसा नहीं कि वो गलत कर रहे हैं तो हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये लॉ की अगेन आएगी, बाय लॉ के हिसाब से करना पड़ेगा। तो वो है। अभी जो पैंडमिक हुआ था तो उसके बाद थोड़े रूल्स चेंज हुए थे कि जैसा आपने देखा होगा थोड़े लोगों ने खुद ही से एक एक्स्ट्रा रूम बनाया था एंट्रेंस के पास, जहाँ पे वो हाथ धो सकते हैं और जहाँ पे वो अपने कोट्स हैंग कर सकते हैं। तो ऐसे चैलेंजेस हमेशा आते रहेंगे। अभी हम एक ऐसी जगह जहाँ पे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक हुआ है, वहाँ पे अगर एक आर्किटेक्ट जाके बोले कि बहुत ही अच्छी 5 स्टार होटल की बिल्डिंग मैंने बनाई यहाँ पे, तो इट डजंट मेक दैट सेंस। वहाँ पे ऐसा रूरल डेवलपमेंट करना चाहिए जहाँ लोगों को फ़ायदा हो उससे। तो ये वैसी चीज़ हो गई। तो ये रहा। बायलॉस का जो रोल है वो इस फील्ड में भी है, ये भी एक नई चीज सुनने को मिल रही है हमें। कुछ देर पहले हम वर्कशॉप को लेकर के बात कर रहे थे, आपने वेन्यू को लेकर के बताया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कौन लोग आपके वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका होता है। जी, अटेंड करने के लिए देखिए यू कैन सिंपली रीच आउट टू मी। हम लोग एड्स देते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो सालार जंग म्यूज़ियम में हुआ था उसका ऐड डलवाया गया था तेलंगाना टुडे न्यूज़पेपर में। तो उसके ज़रिए मेरे जो कोलैबोरेटिव जो टीम थे डेक्कन आर्काइव एनजीओ, उन लोगों ने दिलवाया था। और मेरे को सिंपली आप इंस्टाग्राम पे
DM कर सकते हैं। यूजुअली मैं ही आप लोगों को एक पोस्टर ऑनलाइन में सर्कुलेट करती हूँ कॉलेजेस में और लोगों को। और मेरे वर्कशॉप्स में देखिए अभी तक नासा बोल के एक हुआ था जहाँ पे इनवाइटेड थी मैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो उसमें इंडिया के पूरे आर्किटेक्चर कॉलेजेस से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और आते हैं। तो लास्ट टाइम हैदराबाद में हुआ था ये JBR कॉलेज पे, तो वहाँ 80+ स्टूडेंट्स कुछ आए थे मेरे वर्कशॉप में। और ऑन द अदर हैंड पाइगा टोम्स में जो वर्कशॉप हुआ था वहाँ के जो सबसे सीनियर सिटीज़न थे उनका 65 इयर्स का एज था और जो सबसे यंगेस्ट था वो 8 साल का एक बच्चा था। तो एज ग्रुप का ऐसा नहीं है, जैसा मैंने कहा जो फर्स्ट वर्कशॉप रखती हूँ मैं द बेसिक वाला वर्कशॉप, उसमें एज लिमिट का ऐसा नहीं है। आप 5 साल के हो या आप 5 साल से शुरू करके अब जब तक एक कॉम्पस और पेंसिल पकड़ना आप सीख लें तो आप रूल्स फॉलो करके हम इतना ईजी बनाते हैं उसको कि आप कर सकते हो। और रही बात ऑक्यूपेशन की, तो मेरे वर्कशॉप्स में अब तक आए हैं IIT PhDs आए हुए हैं और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मेरे जूनियर्स आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स, आर्कियोलॉजिस्ट और इवन डांस थेरेपिस्ट और आर्ट थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। तो सारे फील्ड के आते हैं और जब वो वापस लेके जाते हैं करने के बाद अपना सबका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। कुछ लोग, क्योंकि मैंने जब ये वर्कशॉप शुरू किया था मुझे इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मैंने नहीं देखा था, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि आएगा। इसमें मुझे ये पता लगा लोगों को जब वीकेंड आता है दे वांट टू डू समथिंग बट उनको पता नहीं कि करे क्या। दोस्त से बात तो करते हैं कि कहीं जाना है, कहाँ जाएं, तो वो सोचते बैठते हैं। और जब मैंने ये शुरू किया तो उनको दिखा कि अच्छा इसमें एजुकेशन भी कवर हो रहा है, आर्ट भी है, कुछ अच्छा टाइम भी होगा। तो जब वो लोग एक ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनका बॉन्ड भी स्ट्रांग हो रहा था। तो हम लोग ग्रुप्स वर्कशॉप्स लेते हैं, 1-on-1 वर्कशॉप्स लेते हैं, तो ऐसा होता है। तो और मेरा जो पर्सनल ये था, काफ़ी सारे लोगों का जो फीडबैक था तो यही था कि जब आप पैटर्न्स बनाते हैं, आप एक पैटर्न को देखते हैं तो वो ऐसा है ज्योमेट्रिक पैटर्न कि आप अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि शुरू कहाँ से हुआ और ख़त्म कहाँ से, क्योंकि सर्कल भी है, लाइन भी है। तो ये सर्कल पहले आया था या लाइन पहले आया था, और ये ऐसा है कि आप कोई भी स्टेप लो ना करेक्ट ही आएगा। तो इतना केओटिक और मुश्किल लगता है वो, लेकिन जब आप एक एक लाइन पे फोकस करते हो तो आपको इजी दिखेगा। तो लाइफ का भी ऐसे ही है कि आप बहुत से चीज़ों में आप ओवरवेलमिंग फील होता है कभी, जब आप वन थिंग एट ए टाइम फोकस करते हैं ना तो आपको वो इजी दिखेगा। तो ऐसा हो गया था वो पैटर्न मेकिंग का कि फन एक्टिविटी भी है, आप सीखोगे भी। कि आर्किटेक्चर क्या सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं या फिर लोगों को इमोशनली भी वो इन्फ्लुएंस करते हैं, और अगर करते हैं तो फिर किस तरह से? फिजिकल स्ट्रक्चर्स की वही बात है कि आप कितना भी अच्छा स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हो बट उस रिक्वायरमेंट्स की सोच में रखना चाहिए। तो इवन एक लाइब्रेरी भी आप डिज़ाइन कर रहे हो या एक सीटिंग एरिया डिज़ाइन कर रहे हो या एक कैफ़े डिज़ाइन कर रहे हो जो बहुत ही छोटा है, उसमें भी आप नोटिस करेंगे बहुत से लोग बोलते हैं वो कोजी कैफ़े ज़्यादा अच्छा था, मुझे वो बिल्डिंग से ज़्यादा अच्छा था। तो ये इमोशनल कनेक्शन की बात है। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली वो है 50%, बट मोर जो इम्पॉर्टेंट 50% है वो यही है कि आप जब एक स्पेस में वॉक इन करते हैं और आपको पता है कि ये मेरा स्टूडियो है, यहाँ पे मैं काम करना है, तो आपका साइकोलॉजी आपको वो ट्रिक करके बोलेगा कि नहीं, दूसरे थॉट्स बाहर रख के आना है, इसमें मैं यही करूँगी सिर्फ। तो वो सबसे ज़्यादा एक फ़िज़िकल एस्पेक्ट है। और चाहे लोग कितना भी दूसरे कंट्री में जाके कुछ भी करें, जब वो अपने नानी या दादी के घर आते हैं तो उनको वो महसूस होता है। तो वो एक एग्जाम्पल है, इमोशनल एग्जाम्पल। अगर वर्कशॉप की हमने बात की है, आपके वर्कशॉप में आप ज़्यादातर ज्योमेट्री, पैटर्न आर्ट इसी फॉर्म को यूज़ करते हैं। क्या डिफरेंस है बाकी आर्ट फॉर्म से? क्यों ये मुख्तलिफ है? क्यों ये सबसे ख़ास लगा आपको? क्योंकि दूसरे आर्ट फॉर्म्स में ये है, आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको इसकी बेसिक समझ होनी चाहिए। बट जब बात आती है पैटर्न्स की, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, तो आप ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ इसको कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमल चीज़ों से। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक पेंसिल, कॉम्पस, पेपर, बस स्केल, इतना ही काफ़ी है आपको। आप मल्टीपल उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर आप दूसरे आर्ट फॉर्म्स में गए तो आपको काफ़ी सारे एक्सपेंसिव पेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो भी क्लासेस है हमारे पास। बट जितना फीडबैक हमको ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में आया है
क्योंकि इतना आसान है वो बनाना, जस्ट फ्यू स्टेप से आप बना सकते हैं ये सारी चीज़ें। आपने वीकेंड की बात की थी कि कुछ लोग वीकेंड पे सोचते हैं कि क्या किया जाए। कितने टाइम की आपकी वर्कशॉप होती है और किस लेवल पे जो बंदा इस आर्ट फॉर्म को सीखने के लिए आपके पास आता है और क्या सीख के चला जाता है? थोड़ा सा तफसील से, डिटेल से। 1 घंटे से लेके 2 घंटे तक ऐसा होता है। अगर हमको 1 आवर का टाइम होता है, हम वो भी देखते हैं कि इंसान किस मूड में आया है। ऐसा नहीं कि अगर वो थक के अगर आप वीकेंड पे आ रहे हैं तो वो प्रायोरिटी पहले ही करते हैं हम, कि आपको फ़न एक्टिविटी चाहिए या आपको इन डिटेल आर्ट सच में सीखना है। तो जो स्पेशलाइज्ड कोर्स में जाते हैं उनके लिए इट्स 2 आवर्स समटाइम्स, या कभी हम ऐसा बोलते हैं आप 1 मंथ का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, तो वो अलग कोर्स है। लेकिन जो डेली बेसिस पे हमारा होता है वो एक 1 आवर मिनिमम 1 आवर 30 मिनट्स ऐसा होता है, जिसमें हम 2 पैटर्न्स करते हैं, एक बेसिक पैटर्न, फिर सेकेंडरी एक उसको मल्टीप्लाई कैसा करते हैं। जैसा कि अगर मैं एक फ्लावर पेंट कर रही हूँ, दूसरे आर्ट फॉर्म का एग्जांपल है, एक फ्लावर पेंट कर रही हूँ और अगर आप बोलोगे कि 5 फ्लावर्स और ऐड करें, तो मुझे एक फ्लावर करने अगर 1 मिनट लग रहा है, उस 5 फ्लावर्स के लिए 1-1 मिनट होगा, तो उतना समय होगा। पर अगर मैं ज्योमेट्रिकल पैटर्न कर रही हूँ और आप बोलोगे कि ठीक है ये फ्लोरल ज्योमेट्रिकल पैटर्न को आप मल्टीप्लाई करें, मुझे उतना टाइम नहीं लगेगा, मुझे सिर्फ वो लकीर को जो है एक्सटेंड करना है। तो जितना टाइम मुझे फर्स्ट पैटर्न बनाने में एक सिंगल लगा था, मल्टीप्लाई करने सेम टाइम लगेगा। तो वो एक काफ़ी यूनिक और अच्छी चीज़ दिखी मुझे, जो मैं चाहती थी दूसरे लोग भी समझें इस बात को, तो इसलिए ये वर्कशॉप्स भी है। देखिए, आप ना अपने काम को लेके काफ़ी पैशनेट हैं और जो सक्सेस रेशो शायद कहीं ना कहीं आप उनको टच करती हुई भी नज़र आ रही। कुछ लोग हमने देखे हैं इस दुनिया में जो पैशनेट तो होते हैं, उनको करना तो होता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुश्किलात का सामना करने के बाद थक हार के बैठ जाते हैं। उनको एक नसीहत हो जाए थोड़ी सी। जी, हर इंसान में एक इनर कॉलिंग होती है और उस कॉल को अगर आप आंसर ना करें तो हमेशा वो डिस्टर्ब रहते हैं अंदर से। और ये ऐसी इनर कॉलिंग है कि दूसरे नहीं समझ सकते, आपको खुद ही आंसर करना पड़ेगा। तो और वो ऐसी चीज़ है कि वो जो आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, वो आइडिया अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स या कोई भी किसी को जाके बोले तो वो ऐसा समझेंगे कि ये क्या, मतलब इससे फ़ायदा क्या होगा या फिर ये क्या है। लेकिन क्योंकि वो विज़न सिर्फ आपके पास है, तो वो ऐसी चीज़ है कि आप नहीं दिखा सकते जब तक वो एक्शन ना बदले। तो मेरा एक कोट है जो मैंने खुद के लिए मोटिवेशन करने के लिए लिख के लगाया था। मैंने कोई पॉडकास्ट में सुना था कि डोंट बी अफ्रेड टू फेल बिग। तो मेरा ये मानना है कि आपको अगर गिव अप भी करना है तो नहीं करना चाहिए, लेकिन करना ही है तो आप ट्राई करके करें, बिना ट्राई करें गिव अप मत करें। तो ये एक ऐसी चीज़ है। और काफ़ी दुनिया में ऐसे ही बोलते हैं कि अगर आपके पास एक आइडिया है तो लोग पहले आपको बोलेंगे कि आप शायद बेवकूफ़ हो। अगर आप सीधी रास्ता, आपका एक अलग पाथ आप कार्व कर रहे हो, काफ़ी मुश्किल है वो पहले, लेकिन दुनिया बोलेगी कि आप उधर क्यों जा रहे हो जब सब इधर जा रहे हैं। लेकिन वो इनर कॉलिंग आपकी है, तो आपको दिख रहा है कि नहीं ये रास्ता बेहतर है मेरे लिए। और तो वो जब आप खुद अकेले गाड़ी में बैठ के अकेले आप ड्राइव करके जाओगे, जब आपको आपके फ्रेंड्स और फैमिली पीछे बैठे दिखेंगे कि अच्छा इन्होंने स्टार्ट कर दिया तो मैं आके इनको सपोर्ट करूँगा, बट आप बिना स्टार्ट करे, आप पहले ही गाड़ी के आगे बिना बैठे आप बोल रहे हैं उनको मुझे यहाँ जाना है, तो वो बोलेंगे अच्छा गाड़ी कहाँ से लाना है, जगह कहाँ जाना है, तो दे कांट सी द विजन। सो आपको खुद ही वो फर्स्ट स्टेप लेना है। मैं उनके लिए भी बात कर रहा हूँ जो लोग जॉब भी करते हैं लेकिन उनके मन में एक पैशन है छोटा सा कि यार मुझे ना ये मेरा पैशन है और मुझे ये करते रहना है, लाइफ टाइम करते रहना है, या इसमें कुछ बड़ा मतलब गोल सेट करना है, उसको अचीव भी करना है। लेकिन पॉसिबल कैसे होगा, क्योंकि उसे जॉब भी करनी है, अपनी फैमिली भी देखनी है और जो फाइनेंशियल इश्यूज है वो भी उनके सामने है। उनको एक एडवाइस, ये एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा था जो मैंने वर्कशॉप्स के ज़रिए ट्राई किया है। इंशाल्लाह हम कॉर्पोरेट्स में भी जाके एक 1 डे वर्कशॉप्स रखना चाह रहे हैं लोगों के लिए। बहुत से आर्टिस्ट हैं दुनिया में जो अपने जॉब्स में कैद किए गए हैं, उनके लिए एक दिन अगर हम ऐसा डालें तो उनको वो वापस आएगा, उनका जो ख्वाब जो फ़िलहाल शायद सो गया अंदर, लेकिन अब वो उठ के आएगा कि अच्छा हाँ मैं ये कर सकता हूँ। 2 घंटे की बात है, मैं हर एक दिन करेंगे, उनके बाद फिर वो खुद हर दिन अपने लिए वक्त निकालेंगे। तो वो एक है। और दूसरी बात ये है कि एक ही लाइफ है, तो इसमें हम चाहें तो बहुत चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आप फुल टाइम वर्किंग है
तो ये एक ज़्यादा चैलेंज मुझे भी हुआ था मेरे कॉलेज लाइफ में। इनिशियली जब ये एक्शन में नहीं बदला था और मैं आइडियाज़ में बात करी थी, मुझे ये करना है वो करना है, तो मुझे भी आके लोग बोलते थे कि पहले आप अपना होमवर्क तो कर लो। तो ऐसा होता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट। लेकिन मैंने जैसा कहा, रुकना, बीइंग स्टैग्नेंट, वो एक लॉस है। अगर आप स्लो जा रहे हैं लेकिन आप आगे जा रहे हो तो वो करेक्ट है। तो एक्सट्रीमली एकदम आप उठ के जाना आप आपके जॉब को छोड़ना और पैशन फॉलो करना माइट बी डिफ़िकल्ट, लेकिन आप स्लो जाओ, आप स्टार्ट तो करो इंशाल्लाह। आपके फ्यूचर गोल्स क्या है वर्कशॉप को लेकर के? खास तौर पे इसी पे बात करना चाहूँगा, वर्कशॉप को किस लेवल तक लेके जाना है? इस वर्कशॉप को मुझे इतने बड़े लेवल पे इंटरनेशनली लेके जाना है, जहाँ पे हम ना सिर्फ ये लेकिन ज्योमेट्रिक पैटर्न्स की इंस्पिरेशन, जैसा मैंने कहा, नेचर से है। तो हम टूर्स पे लेके जाना चाह रहे हैं इंशाल्लाह लोगों को। अगेन लोग सोचते हैं कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं, हम वो ज़रिया बनना चाहते हैं लोगों का अपने ख्वाब पूरे करने के लिए। तो वो है। और इसको एक बिज़नेस या स्टार्टअप, जैसा मैंने कहा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में हम इसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो उस मुकाम पे इसको लेके जाना चाहते हैं इंशाल्लाह। और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कशॉप पहले से ही डिज़ाइंड है, बस उस पे काम चल रहा है, अभी देखना है उसको। मतलब आपकी जो सबसे बड़ी ऑडियंस होगी वो ये कॉर्पोरेट सेक्टर होगा, वहाँ से आप अपना गोल जरूर अचीव कर पाएंगे? नहीं, ऐसा टारगेट ऑडियंस का मेरा यही है कि जो, जैसा आपने कहा कि जिसके पास कुछ करना है बट उनको मैं बस दिखाना। टारगेट ऑडियंस वो है? जी हाँ, जिसके पास वो है, बस वो मेरी टारगेट ऑडियंस। तो उन्हीं के लिए आपका ये मैसेज जी रहेगा। हाँ। एक ना हॉलीवुड मूवीज हम देखते हैं, उनमें ना बहुत सारे VFX यूज होते हैं, हाँ। लेकिन वो VFX भी तो कोई ना कोई डिजाइन करता होगा, और वो भी एक आर्किटेक्ट होता होगा। उसको लेकर के आपके विजन्स क्या है, वो सोच, वो मतलब ख्याल कहाँ से आते हैं, और उस लेवल पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? जी, फिर से जैसा वो आर्किटेक्चर फील्ड जितना बड़ा है, उसमें ये भी आता है कि 3D टूल्स काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो गए हैं। मैंने जब मेरी इंटर्नशिप की थी, मैंने माई होम कंस्ट्रक्शंस माधापुर से किया था। उधर मैं एक रेविट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही थी। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा वो अप्रॉक्सीमेट नहीं दिखाता है, वो एग्जैक्ट मेजरमेंट दिखाता है, वो लेके हम चलते हैं। अभी मैं 3D विजुअलाइजेशन कर रही हूँ फ़िलहाल, उसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर, बट अभी और एक टूल आया है जहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर्स हम रेविट में करके उसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना आसान हो गया है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, जैसा आपने कहा ग्राफिक्स डिज़ाइन भी हो या फिर आप मूवीज़ भी एडिट कर रहे हो, आपको उसके लिए एक इमेजिनेशन चाहिए। अगर आपके पास इमेजिनेशन है तो काफ़ी सारे टूल्स हैं जो सॉफ्टवेयर को सिखाने ईजी कर दिए गए। आप वो वर्कशॉप्स अटेंड करके आप वो कर सकते हैं। तो इसीलिए आर्किटेक्ट्स की जो इमेजिनेशन पावर है, उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है उनको डिज़ाइन करना, 3D विजुअलाइजेशन। अवतार एक फिल्म हमने देखी थी सबसे हाँ। पहले, हम उससे इंट्रोड्यूस हुए थे, और वो जो डिजाइन हमने देखे थे, वो जो वर्ल्ड हमने देखा था, वो भी एक आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया होगा। हाँ। वो चीजें भी सारी कुछ वैसी ही रही होंगी। हाँ। ये सोच कहाँ से आती है कि है ना, हम दुनिया के अलावा और भी कुछ डिजाइन कर लेंगे और भी कुछ सोच लेंगे? हाँ। मतलब इतना मोटिवेशन कहाँ से आ रही है? जी, जैसा अभी मेटावर्स में भी डिज़ाइन हो रही है अभी, तो ये जो मूवीज़ की जो भी बात है, तो हम यूजुअली आर्किटेक्ट्स ऐसा नहीं सोचते। एक सोचने का पैटर्न होता है जिसमें 10 साल आगे लेके हम इमेजिन करते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल 5 कैरेक्टर्स हैं, तो एक स्टोरी राइटर या डायरेक्टर हर 5 कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल में सोच के उनको फिर बोलते हैं। वैसा अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो जो क्लाइंट आपके पास रह रहे हैं उनके बारे में आप डिज़ाइन करते हैं। तो अगर आप मूवी भी देख रहे हैं, तो पहले उनका कैरेक्टर, तो वो कैसी जगह पे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ये इमेजिनेशन प्लस फिर 3D विजुअलाइजेशन टूल्स, जो सॉफ्टवेयर भी हमको सिखाया जाता है एजुकेशन सिस्टम में, वो। और फिर तीसरा जो बात है, अपनी बात क्लाइंट तक पहुंचाना कैसे है, कम्युनिकेशन जो है, जो उसको समझाएं कि ये आपके लिए वर्क करेगा और क्यों करेगा, कैसे करेगा। तो ये 3 क्वालिटीज़ होती है अब, और एजुकेशन सिस्टम में भी हमें ट्रेन किया जाता है। तो इस वजह से भी हम एडिटिंग के मामले में कर सकते हैं। सुमेर जी, आप ना आर्ट फॉर्म के अलावा थोड़े से सोशल भी हो। वाटर ग्लोबल एक्सपो रियाद वाला सऊदी अरब जो हुआ था, उस पर मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा। ये सोशल होना, एक ऐसे इंसान को जो अपने करियर फ्यूचर को लेके बहुत फोकस्ड है, सही गाइडलाइन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका सोशल होना भी ज़रूरी है ह्यूमैनिटी के लिए, इस दुनिया के लिए, ये कितना ज़रूरी बन जाता है? जी, मैं
इसकी शुरुआत मेरी नेटवर्किंग इवेंट से हुई थी। तो सोशल होने की जो बात है वो कहीं ना कहीं मैंने अपनी फैमिली से भी सीखा। जो मेरे डैड है उन्होंने काफ़ी सारे उन्होंने बिजनेस आइडियाज़ में मतलब बचपन से ही मैंने देखा है। तो आई थिंक जो उनकी जो सीईओ मेंटालिटी है वो मुझे सबकॉन्शियसली मैं नोटिस कर रही थी बचपन में। और फिर मेरे मदर से मैंने सीखा लाइक गो गेटर एटीट्यूड, मतलब आप रेडी नहीं रहते कभी भी, इट्स नॉट द परफेक्ट टाइम ऑलवेज, बट यू हैव टू शो अप इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट। आपको पता नहीं है क्या है बट आप ऑन द गो सीख लेंगे, ये जज्बा आप में रहना चाहिए। और मेरे बड़े बहन जो है उनसे मैंने सीखा कि आपको इंसान से कैसा मतलब नेटवर्किंग करो, क्योंकि हर इंसान में एक अलग यूनिवर्स होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है, एक अपनी ही दुनिया होती है। आप जब तक एक इंसान से नया सीख नहीं सकते उनसे तो लोगों को जज कम करना चाहिए और सीखना ज़्यादा है। तो मैंने थोड़ा देखा है कि लोग कभी बोलते ये इवेंट में मैं क्यों जाऊं क्योंकि मैं इस फील्ड की हूँ ही नहीं। लेकिन मैं ऐसा नहीं देखती, कोई भी इवेंट हो आप कैसा आपसे आपको रिलेट हो सकता है। आप ये सोच रखना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू मी, अगर कुछ दुनिया में हो रहा है तो सिर्फ मेरे लिए हो रहा है, ऐसा सोच के आप चलोगे तो हर नेटवर्किंग इवेंट्स में जाओगे, आप दूसरों के बात सुनोगे, उनके पर्सपेक्टिव और रिक्वायरमेंट सुनोगे, तो आप अपने आप में आप ग्रो होगे, आपकी मेंटालिटी ग्रो होगी। तो ओपन माइंडेडनेस से ये सारी चीज़ें आप में आएंगी। तो वो है। वापस कोर्स पे आ जाते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक आर्किटेक्ट बनने से पहले आपको खुद को कितना मोटिवेट करना पड़ता है, आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, आपको खुद को कितना पहचानना है, उसके बाद ये 5 साल का प्रोसेस कितना लंबा रहता है, इस बीच में क्या क्या चीज़ें दिमाग में आती है, क्या क्या इश्यूज आते हैं, उसके बाद आप जब आर्किटेक्ट बन जाते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम को ज़रूर क्लोज करेंगे। तो इसमें होते हैं 10 सेमेस्टर्स, और फिलहाल जिस तेज़ी से हर चीज़ डेवलप हो रही है, एजुकेशन सिस्टम भी डेवलप हो रहा है, तो मेरे जूनियर्स के लिए थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया है, मेरे सीनियर्स के लिए अलग सिलेबस था। तो अब एक हैंडमेड मॉडलिंग का सब्जेक्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर का सब्जेक्ट होता है, एक हिस्ट्री होती है मेनली कि पहले आप हिस्ट्री देखो फिर ये करो। और सबसे ज़्यादा अच्छी ये चीज़ है कि हमको केस स्टडी पे लेके जा करते हैं, जैसे कि आप पहले केस स्टडी पे जाओ, आपको एक लोकेशन दिया जाता है, आप वहाँ पे जाते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं उस जगह क्यों ऐसा हुआ, आप वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो आप हर एरिया कवर अप करते हैं बेसिकली ये सारी चीज़ें। और उसके बाद फाइनली आपको खुद एक डिज़ाइन आर्किटेक्चरल जूरी रहती है जिसके सामने आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, आपको मॉडल बनाना है, आपको फिर सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना है, फिर आप उनको समझाना चाहिए। तो जो जूरर रहते हैं वो एक प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट होते हैं। तो वो जब हम सुनते थे कॉलेज में हमको थोड़ा डर लगता था, प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट और हम काफ़ी अलग हैं ऐसा महसूस होता था। और हमको बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, ये मैंने देखा। जो दूसरे फील्ड्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो आई थिंक मुझे नहीं पता उनका मोटिवेशन लेवल कहाँ से आता है, मुझे ये चीज़ों से आता था, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट नहीं पसंद है तो आप दूसरे सब्जेक्ट के ज़रिए से उसको आप जाके अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एंड में आपको जूरर के पास प्रेजेंट करना है। जब ही आप एक रियल आर्किटेक्ट की फीलिंग आती थी जब जूरी होती थी, तो वो एक फीलिंग ऐसी थी कि बार बार करना है मुझे, ऐसा आता था कभी। और जब कॉलेज हुआ तो थोड़ा स्लाइट डिप्रेशन आता है तो उसमें ये था कि अच्छा इतना, और इंटर्नशिप का मैं भूल गई, सॉरी। इंटर्नशिप में आपको एक रियल फर्म में काम करना पड़ता है। तो जब आप देखोगे कि अच्छा इतना सब मुझे अभी नहीं मिलेगा, काफ़ी साल के बाद मुझे आर्किटेक्ट का जो रोल है, मुझे पहले इंटर्न बनना है, फिर जूनियर आर्किटेक्ट, फिर सीनियर आर्किटेक्ट, फिर इतने सारे पोजीशंस के बाद जाके आप ये करते हो। और ख़ुद की प्रैक्टिस भी अगर आपको खोलना हो तो आपको वो कॉन्फिडेंस का, फिर आपको सेल्फ डाउट आता है पहले कि शायद मैं गलत हूँ, तो उसके लिए एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए भी आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा एक बार, तब सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। सुमैया साहिबा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। इस वक्त बहुत से लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खासतौर पर देश की वो बेटियां जो इस प्रोग्राम को देख रही हैं, आपकी बातें सुन रही हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कौन से वो बैरियर है जिनको तोड़ना है और आगे बढ़ना है? पहले तो मैं बोलूँगी कि आप इस प्रोग्राम को शायद देख रहे हो एक मकसद से, आप चाहे इस टाइम पे कुछ भी कर सकते थे, बट आप ये प्रोग्राम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको कुछ शायद सीखना है, देखना है। तो ये जो आपकी इनर कॉलिंग है इसको इग्नोर मत करिए। आपका जो भी ख्वाब है उस पर आप फर्स्ट स्टेप लेंगे तो ही आपके फैमिली या दुनिया आपको सपोर्ट करेगी।
एंड एक चीज़ ये है कि ये डेस्टिनेशन है, इसी पे फोकस करना है, ये नहीं, आपको जर्नी एंजॉय करनी चाहिए। इट्स लाइक अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हो, आप कितना भी मूड ऑफ करो, आप टाइम पे नहीं पहुंचोगे। तो आप कार में आप सुकून में बैठो, एंजॉय कर लो जब तक वो होंगे। तो वैसा आपकी जो जर्नी है, जहाँ आइडिया को आप रियलिटी में चेंज करोगे, उस जर्नी को एंजॉय कीजिए। और डेस्टिनेशन पे आप कैसा भी एंजॉय करोगे, बट जर्नी का जो मेन है, जो काफ़ी साल लगते हैं बहुत स्ट्रगल के बाद, उसमें आपको हौसला नहीं हारना चाहिए। और सेकंड मैसेज यही कि प्लीज़ आप मेरे वर्कशॉप्स में आइए, ज्वाइन कीजिए। हमारा जो बेसिक लेवल का वर्कशॉप है वो इतना इजी है और काफ़ी फ़न एक्टिविटीज़ के साथ देखा गया है। और ये है, और चाहे कोई भी चैलेंजेस आपके पास आए, अपने अपने आप जो पर्सनालिटी है, आप कभी ऐसा होता है कि ऐसा सोचेंगे कि मेरा आइडिया किसी और ने कर दिया तो मैं क्या ही करूं, अभी फ़ायदा क्या है मैं करने का। लेकिन आपकी पर्सनालिटी तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका जो है, फॉर एग्जांपल फॉर मी हिजाब इज़ इम्पॉर्टेंट, फॉर मी माई ड्रीम्स आर इम्पॉर्टेंट, फॉर मी इवन दो मैं बहुत बिजी हूँ अपने आर्किटेक्चर फील्ड के हिसाब से, मेरा आर्ट फील्ड मेरे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो फॉर मी ऑल दो, तो आई कांट चूज़ ये सभी में। शायद मैं आज इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगी, कल उसको दूंगी, या शायद मैं सिर्फ 30 मिनट्स उसको दूंगी, लेकिन वो सारी चीज़ें करना मुझे कंप्लीट इंसान, मतलब मुझे सुकून में होता है। तो प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर ड्रीम्स। तो नाजरीन, ये थी हमारे साथ सुमैया आफरीन, जो आर्किटेक्ट हैं और वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हैं। बहुत से लोगों को इन्होंने आर्ट फॉर्म सिखाया है। उम्मीद है आप भी आज इनसे कुछ ना कुछ सीखकर ज़रूर गए होंगे। सबसे बड़ी बात, प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरीके से मैंने बात की थी कि कुछ लोग आजकल हिजाब को ना बैरियर समझते हैं, रुकावटें समझते हैं, लेकिन जितने इंसिडेंट्स इन्होंने हमें बताया, जितनी बातें इन्होंने शेयर की है, अगर आप क्या मन, आपकी सोच ये आज़ाद है ना, तो फिर ये हिजाब आपको कैद कर ही नहीं सकता। और बरकत वाली जो बात थी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस कर गई है। इस बात को हमेशा आप भी अपने जहन में रखें। भले ही आप इस टॉपिक को लेकर कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन जब आप अल्लाह की खातिर कुछ चीज़ों को छोड़ते हैं ना, तो वो आपके लिए बेहतर चीज़ों का इंतजाम करके रखता है। आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम वुमेन्स आवर। मैं रहीम अहमद खान लेता हूँ इजाज़त। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़।